Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Shreyas Badiye with lecture number 49 from Modern Indian History series, in which we will discuss roundtable conferences, Gandhi Irvin Pact, and Pune Pact. The harder you work for something, the greater you will feel when you achieve it. Isn't it a beautiful thought? So if you have any doubt, you can ask me on Shreyas Badiye the Peace Lover. This is my Instagram ID. So ask me on Instagram. This is my Facebook page. This is my Telegram channel. This is my YouTube channel. और जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे लाइव सेशंस शुरू है जिसमें मैं आपका रिवीजन कराता हूँ और आपके डाउट सॉल्विंग कराता हूँ तो डाउट सॉल्विंग और रिवीजन सेशन के लिए मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी देखना ना भूले उसके साथ साथ यूट्यूब की स्टोरी में भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूले ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें जैसे कि आप सब जानते हैं मैंने मेक एमसीक्यू चैलेंज स्टार्ट किया है तो मेक एमसीक्यू चैलेंज को इस बार जिन्होंने कंप्लीट किया है उनका नाम है स्नेहल पिपरेवार जी, पूजा भारद्वाज जी, अक्षत चौधरी जी और बिनीता विश्वास जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने एमसीक्यू चैलेंज कंप्लीट करके एमसीक्यूज पोस्ट किए जिन एमसीक्यूज को हम इस वीडियो लेक्चर के अंत में स्टडी करेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अंत तक बने रहें। लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टॉपिक है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो गया, गांधी अर्विन पैक्ट हो गया, पूना पैक्ट हो गया, ये जितने भी टॉपिक है ये सब टॉपिक आपको अगर अच्छे से समझना है, ओके, जिनको पहले की चीजें पता है उनका ठीक है, बट जिनको अच्छे से समझना है पूरी तरह से वो लोग मेरा ये लेक्चर देखना ना भूले जो कि मेरा प्रीवियस लेक्चर था, क्योंकि ये लेक्चर देखने के बाद ही आपको जो मेरा नया लेक्चर है उसके बारे में इजीली इंफॉर्मेशन समझ में आई, क्योंकि ये दोनों लेक्चर्स जो है वो पूरी तरह कनेक्टेड है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो गया, गांधी अर्विन पैक्ट हो गया, पूना पैक्ट हो गया, जिन्होंने मेरा पिछला लेक्चर देखा है उन्हें पता है ये जितने भी इवेंट्स हुए थे जैसे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कुछ हो गए, कुछ गांधी अर्विन पैक्ट हो गया, तो ये सब जो इंसिडेंट्स थे ये इन बिटवीन दैट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ही हुआ था, ड्यूरिंग दैट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था। इसलिए जब आप वो देखोगे तो आपको ये समझ जाएगा। वैसे जिन लोगों ने देखा है उनका यहाँ थोड़ा सा रिविजन मैं करा ही दूंगा। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस से। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो थे वो टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी क्या होता है, तो ऐसा एक मीटिंग होती है, राउंड टेबल्स होते हैं ऐसा उसको माना जाता है, यहाँ पे मीटिंग ली जाती है। तो ये जो भी मीटिंग होगी जो इंडिया के कोई भी इशू पे डिसाइड करने के लिए या डिस्कस करने के लिए मीटिंग्स ली जाती थी उसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता था। ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थे ये इंग्लैंड में होते थे, इंडिया में नहीं होते थे। ऐसे टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे जिन्हें हम स्टडी करने वाले। सो मैं आपको सबसे पहले बैकग्राउंड बता देता हूँ जिससे आपको ये आइडिया मिल जाएगी। बैकग्राउंड में अगर हम आएंगे तो ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर इन डिटेल, तो हमने ये प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में पढ़ा है कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस दिसंबर 1928 का। ये इसलिए यहाँ पे मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि ये आपका बेसिक होगा, ये आपका प्लेटफॉर्म बना के देगा जिसके चलते चलते आपको आगे चीजें समझ में आएंगी। कलकत्ता सेशन जो था कांग्रेस का उसमें 1928 में जो हुआ था उसमें ये डिसाइड किया गया था कि गवर्नमेंट जो है वो हमारा जो डोमिनियन स्टेटस का हमने जो डिमांड की है वो अगर पूरी नहीं करती है 1 साल के भीतर तो कांग्रेस अपना जो डिमांड है वो बदल देगा और डिमांड कर देगा कंप्लीट इंडिपेंडेंस जिसको पूर्ण स्वराज्य कहते हैं, और उसके साथ साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी लॉन्च कर देगा। ये एक अल्टीमेटम दिया था, ये महात्मा गांधी द्वारा ही दिया गया था, तो कांग्रेस ने दिया था ये अल्टीमेटम गवर्नमेंट को। सो ये चीज में चलते अगर दिसंबर से 1928 से देखेंगे तो 1 साल का अगर टाइम दिया है तो दिसंबर तक का टाइम हो गया। अब थोड़ा थोड़ा जब टाइम बीतने लगा तो आयरविन का डिक्लेरेशन आया था एक। आयरविन का जो डिक्लेरेशन आया ये अक्टूबर 31 1929 को आया। लॉर्ड जो हमारे वाइसरॉय है लॉर्ड आयरविन, उन्होंने ये कहा कि जो डोमिनियन स्टेटस है वो इंडिया को दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है मैं पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ। डोमिनियन स्टेटस यानी स्वराज्य, तो मैं हर बार आपको ये नहीं बताऊंगा, तो ये पूर्ण स्वराज्य और स्वराज्य में डिफरेंस है, ओके। सो पर मैं रोक नहीं पाता हूँ खुद को। तो स्वराज्य जो होता है इसमें जितना भी इंडिया है उसमें जो छोटी मोटी सरकारें हैं उस पे इंडियन लोग राज्य करेंगे और जो हेड होगा जो सबसे ऊपर होगा इंडिया का वो ब्रिटिश रहेगा। इसको डोमिनियन स्टेटस कहते हैं। और पूर्ण स्वराज्य यानी सभी जगह पे इंडिया होगा, इसको पूर्ण स्वराज्य कहा जाता है। सो यहाँ पे जो डिमांड रखी थी वो हमने डोमिनियन स्टेटस मांगा था, बट आयरविन ने कहा हम डोमिनियन स्टेटस देंगे, क्योंकि आयरविन भी डर गए थे कि एक तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अभी स्टार्ट ना किया जाए, बट उन्होंने ये जो है डोमिनियन स्टेटस देंगे इसमें कोई स्पेसिफाइड
अनस्पेसिफाइड टाइम नहीं बताया था, सो अनस्पेसिफाइड फ्यूचर था। इसमें टाइम फ्रेम नहीं बताया था कि कब देंगे, बस बताया था कि हम कभी ना कभी देंगे। और उन्होंने ये भी बोला कि एक राउंड टेबल, हम अभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखने वाले हैं, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो आने वाला आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि अगर आप देखोगे तो साइमन रिपोर्ट आ चुकी है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे कि आने वाले एक्ट कैसे बनने चाहिए। ये सब चीज़ों पे डिस्कशन के लिए हमने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखा है। सो आप लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड कीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे और डिसाइड करेंगे कि डोमिनेंस स्टेटस देना है या नहीं। बट यहाँ पे कांग्रेस के पास ऑप्शन ये था कि सुनना है या नहीं, क्योंकि देखेंगे तो यहाँ पे डोमिनेंस स्टेटस के लिए कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं दिया है। अगर यहाँ पे डोमिनेंस स्टेटस नहीं दिया गया तो हमने पहले वादा किया था लोगों से कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे, हमने ब्रिटिश को अल्टीमेटम दिया था, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम फिर कमजोर साबित हो जाएंगे। तो ये एक सोचने वाली बात थी, इसीलिए कांग्रेस ने यहाँ पे दिल्ली मैनिफेस्टो लाया था। दिल्ली मैनिफेस्टो जो है वो नवंबर 2 1929 को लाया गया था, क्योंकि एक साल अभी पास आने के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ था। अब मैं आपको ये बता दूं कि इसमें क्या नेशनल लीडर जो थे, उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अगर अटेंड करना है तो उन्होंने कहा कि हमारे कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशन है, अगर ये कंडीशन आप पूरी करते हो तो हम जरूर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड करेंगे। तो सबसे पहली जो शर्त रखी गई थी ये वो थी कि पर्पज क्या है, यानी क्यों बुलाया जा रहा है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, हमें ये बताइए। क्या वहां पे आके आप हमें डोमिनेंस स्टेटस देने वाले हैं तो हम आते हैं, या फिर डोमिनेंस स्टेटस के जो बेसिक प्रिंसिपल, और ये देने भी वाले हैं तो बेसिक प्रिंसिपल जो डोमिनेंस स्टेटस की छोटी मोटी जो जगह है वहां पे अभी से हमें सरकारें देना शुरू कीजिए, इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लीजिए बेसिक प्रिंसिपल को, सो धीरे धीरे आप हमें दे पाओगे। सो हमें एक भरोसा दिलाइए कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डोमिनेंस स्टेटस देने के लिए ही बुला रहे, नहीं तो हम क्यों आएंगे, हमारा टाइम वेस्ट होगा। दूसरा ये कहा गया था कि कांग्रेस जो है उनकी मेजोरिटी होना चाहिए कॉन्फ्रेंस में। देखिए कॉन्फ्रेंस में सभी पूरे ऑल ओवर इंडिया की पार्टीज आती थी, और कांग्रेस जो थी ये सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी, और उसकी सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस अगर आती है तो उनकी मेजोरिटी होनी चाहिए, ये कहा गया, ताकि जो डिसीजन है जो लिए जाएंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो चाहता है उस तरह से हो पाए, यानी जो देश के हित में होगा, देश के भले के लिए होगा, ऐसा कांग्रेस का यहाँ पे मानना था। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो देयर शुड बी जनरल एमनेस्टी फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड पॉलिसी ऑफ कंसिलिएशन। ओके, सो ये जो चीज, देखिए यहाँ पे एमनेस्टी लिखा है, एमनेस्टी का मीनिंग होता है ऑफिशियल पार्डन, पार्डन यानी माफ कर देना उन लोगों को जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है उनको, और उनको पॉलिसी ऑफ कंसिलिएशन, और उन्हें सेटल करके छोड़ देना। तो ये एक और डिमांड थी। तो अगर आप ये तीन काम करते हो तो हम ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उसे अटेंड करेंगे, ऐसा कांग्रेस ने कहा था। बट जो वाइसरॉय थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ये डिमांड्स को। उन्होंने कहा कि ये डिमांड्स मैं पूरी नहीं कर सकता, आपकी मैं आपको ये नहीं बोल सकता, मैं आपको ये वादा नहीं कर सकता कि वहाँ डोमिनेंस स्टेटस और ये सब दिया जाएगा। सो ये जो था ये रिजेक्ट कर दिया गया, और रिजेक्ट करने के बाद दिल्ली दिल्ली मैनिफेस्टो जो था वो दिल्ली मैनिफेस्टो ये फेल हो गया। तो ये डिमांड हमारी पूरी नहीं हुई। उसके बाद कांग्रेस अभी रेडी था अभी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने, उसके लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में लाहौर सेशन को डिटेल में स्टडी किया था। तो लाहौर सेशन जो 1929 में हुआ था, 1929 में हुआ था दिसंबर में, उसमें ये डिसाइड किया गया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है उसको बॉयकॉट किया जाएगा, हम उसको अटेंड नहीं करेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा, ये भी इसमें डिसाइड किया गया था। उसके साथ साथ यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था पहला, और उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी कहा कि इस कांग्रेस सेशन के अध्यक्ष जो थे, जो चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे, वो डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये सब चीज़ें मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हमको जो काम की चीज़ें वो ये है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है उसको बॉयकॉट किया जाएगा, ये डिसीजन लिया गया था लाहौर कांग्रेस सेशन में। सो यहाँ पे फर्स्ट सेशन में तो कांग्रेस अटेंड नहीं करने वाला था, बट फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ जो कि नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला। सो 1930 में चला शुरू हुआ था ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन कौन लोग गए थे? तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था वो पहली मीटिंग थी, ऐसा समझ लीजिए। कॉन्फ्रेंस यानी मीटिंग एक तरह से, उसमें कुछ डिसीजन लिए जाएंगे, कुछ इशूज जो है इश्यूज पे डिस्कशन किए जाएंगे, और अगले क्या चेंजेस करना है इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉज में, किस तरह की पॉलिसीज होना चाहिए, ये सब डिसाइड किया जाता है इन कॉन्फ्रेंसेस में। सो इस कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो पार्टिसिपेंट्स के नाम है मुस्लिम लीग, हिंदूज, हिंदू महासभा, जस्टिस पार्टी, सिख, लिबरल्स, पारसीज, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, लैंडलॉर्ड्स, लेबर, वुमेन इन यूनिवर्सिटीज, सिंध, प्रिंसली स्टेट्स, बर्मा, अदर प्रोविंसेस एंड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी ये कौन होते हैं? ये सब रिप्रेजेंटेटिव, जैसे मुस्लिम लीग से कोई रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, हिंदू से
ये सब अलग-अलग कमिटीज़ से अलग-अलग रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया जाता है और वो लीडर जो होते हैं उस कम्युनिटी के वो डिसीजन लेते हैं। सो इसी तरह एक-एक, एक-एक करके यहाँ से कुछ 1-1 या 2-2 जितने भी हैं वो कर के इतने सारे लोगों के यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे टू अटेंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसमें मेन लीडर्स जो थे वो थे मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद शफी, आगा खान। कभी-कभी इस पे क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने ये डाल दिया मेन लीडर्स के नाम। हिंदू महासभा जो थी उसके तरफ से मुंजे जी गए थे, बीएस मुंजे जी और एमआर जयकर जी गए थे। डिप्रेस्ड क्लासेस से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी गए थे और रेता मलाई श्रीनिवासन गए थे। सिख से सरदार उज्जवल सिंह गए थे। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये मेन लीडर्स थे जिन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। अब अटेंड जब किया गया तो उसमें कौन से जो इश्यूज है वो डिस्कस किए गए थे ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले फेडरल स्ट्रक्चर, देश का जो आगे जो लॉ होगा या जो स्ट्रक्चर बनाया जाएगा फेडरल स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, उसमें अलग अलग स्टेट्स होंगे। सो ये फेडरल स्ट्रक्चर है, ये देश का ये बनाया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे देखोगे तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक एक प्रांत के लिए बनाया जाएगा अलग अलग। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन यानी लॉज बनाए जाएंगे अलग अलग। फेडरल स्ट्रक्चर में आपको पता है कि अलग अलग जो स्टेट्स होते हैं उन सबको एक में एग्रीमेंट से जोड़ के पूरे कंट्री में लाया जाता है। ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा इंडिया को। उसके साथ साथ मैंने आपको ये बताया कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन होगा और नए कुछ प्रोविंस बनाए जाएंगे, सिंध और एनडब्ल्यूएफपी जिसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बनाया जाता है। माइनॉरिटीज के लिए कुछ एक्ट, कुछ पॉलिसीज, कुछ कायदे में कुछ सुधार किए जाएंगे। उसके साथ साथ डिफेंस सर्विसेज में कुछ चेंजेस किए जाएंगे, उसको और डेवलप किया जाएगा। फ्रेंचाइजी जो है यानी वोटिंग का अधिकार जो है, फ्रेंचाइजी यानी वोटिंग वोटिंग का अधिकार जिस किस किस को देना है इस पे चर्चा की जाएगी। ये बढ़ाना है या कौन कौन लोगों को देना है। जो ब्रिटिश थे वो लिमिटेड एडल्ट फ्रेंचाइजी देते थे, है ना, हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी देते हैं। उनके वक्त फ्रेंचाइजी जो थी, फ्रेंचाइजी यानी आपके मताधिकार, मतदान करने के अधिकार जो है वो एक लिमिटेड थे उनके वक्त। जो प्रॉपर्टी जिनके पास है, जो टैक्स पेयर है, जो एजुकेटेड है, इस तरह से ये दिया करते थे वोटिंग के राइट्स। तो सबको नहीं मिलते थे, तो किस किस को मिलेंगे यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा। तो इतने इश्यूज पे यहाँ डिस्कशन हुआ था। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है उन्होंने डिमांड की थी फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। किसके लिए? तो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। तो दलित जो होते हैं उनके लिए यहाँ पे डिमांड की गई थी सेपरेट इलेक्टोरेट की। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। सेपरेट इलेक्टोरेट का मीनिंग होता है जो भी लीडर यहाँ पे कंटेस्ट करने वाला है वो जिस भी कम्युनिटी का है जिनको यहाँ सेपरेट इलेक्टोरेट दिया है, उसी कम्युनिटी के लोग जितने रहेंगे वही उनको वोट कर पाएंगे। सो ये एक सेपरेट इलेक्टोरेट है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो सेपरेट इलेक्टोरेट ये हो गया फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। उसके साथ साथ तेज बहादुर सप्रू जो थे, तेज बहादुर सप्रू ने ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का एक आइडिया दिया था। यानी देखेंगे तो पूरे इंडिया को मिलके एक फेडरेशन बनाना है। ओके, सो पूरे इंडिया को मिलके एक फेडरेशन बना जिसको हम महासंघ कहते हैं। तो पूरा इंडिया एक संघ बन जाएगा, महासंघ बन जाएगा, है ना। तो सभी लोग, सभी स्टेट एक साथ इसमें आ जाएंगे पूरे इंडिया में। सो ये सब ऐसा बनाया जाए ये कहा गया था। जैसे और उसके साथ साथ इसको सपोर्ट भी किया था मुस्लिम लीग ने। प्रिंसली स्टेट जो थे उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया था एक कंडीशन पे कि उनकी जो इंटरनल सोवेरेनिटी है वो मेंटेन की जाएगी। देखिए पहले कैसा था, जो इंडिया होता है, इंडिया में समझिए कुछ कुछ प्रिंसली स्टेट्स है। फॉर एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3, ये 3 प्रिंसली स्टेट है। तो ये इंडिया से थोड़ा खुद को इंडिपेंडेंट मानते थे और ये इनका खुद का राज्य मानते थे। तो यहाँ पे ये डिमांड थी कि ये प्रिंसली स्टेट्स हो या कोई भी हो, सबको एक इंडिया में डाल दीजिए। और सबकी जो डिमांड है वो इस तरह से यहाँ पे थी, ये डिमांड रखी थी तेज बहादुर सप्रू ने। और प्रिंसली स्टेट्स ने भी इसको सपोर्ट किया था कि ठीक है हम भी इंडिया का हिस्सा बनेंगे, पूरी तरह से खुद को इंडिया का हिस्सा मानेंगे, बट हमारी जो इंटरनल सोवेरेनिटी यानी हमारे जो अधिकार है कि हम खुद के डिसीजन खुद लेते हैं वो हमें आज भी लेने दिया जाए। हम इंडिया के अंदर ही खुद को कंसिडर करेंगे, बट इंटरनल सोवेरेनिटी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। हमारे हमारे डिसीजन हमको लेने का पूरा अधिकार कायम रहना चाहिए, ये एक डिमांड रखी थी। तो इस तरह से कुछ इश्यूज डिस्कस किए गए थे। हालांकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि इट वाज नॉट अटेंडेड बाय कांग्रेस। जो कांग्रेस है, जो सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी, उन्होंने इसको अटेंड नहीं किया था, तो इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे। बट कभी कभी इस पे पूछा जाता है तो हम रिस्क नहीं ले सकते। तो इफेक्ट्स क्या थे, इसके कारण क्या हुआ, तो बहुत सारे जो रिफॉर्म्स थे वो एग्रीड अपॉन, नॉट मच इंप्लीमेंटेड एंड कांग्रेस पार्टी कैरिड इट सिविल डिसोबीडियंस, है ना। जो कांग्रेस है उन्होंने अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उनका शुरू था वो शुरू रखा और पूरा देश एक तरह से देखेंगे तो मासेस उनके साथ थे।
सो यहाँ पे रिफॉर्म नहीं आ पाए क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं थी। ये तो साफ हो गया था कि जो कॉन्फ्रेंस है ये फेल हो चुका था। फेल होने के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये समझ चुका था कि इंपॉर्टेंस क्या है और कांग्रेस पार्टी की ज़रूरत क्यों है इंडियन पॉलिटिकल फ्यूचर में, क्योंकि इंडिया के जो मासेस है वो पूरे कांग्रेस के साथ है। अगर कांग्रेस कोई मूवमेंट चला रही है तो उसमें ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई लॉ हम ला सक रहे हैं। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी लॉ को ब्रेक करना, ये कुछ चीज़ें उसमें होती है। सो यहाँ पे ये चीज़ हो ही नहीं पा रही थी, तो ब्रिटिश को भी समझ गया कि कांग्रेस का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये जितने हमारे डिसीजन है ये सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो ये चीज़ हो गई। अब जोर से मूवमेंट शुरू थी, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया सीडीएम के, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के। जिन्होंने नहीं देखा होगा वो उसे पहले देख ले, तभी ये वीडियो देखी, तभी उनको ये समझेगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। सो उसके बाद जब ये मूवमेंट और जोर से चलने लगी तो आपको ये बता दूं कि जो आयरविन थे, आयरविन उस टाइम पे हमारे वाइसरॉय थे इंडिया के। आयरविन जो वाइसरॉय हुआ करते थे उस वक्त गांधी जी और बाकी लीडर्स को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया था टू ब्रेक फॉर ब्रेकिंग द लॉज। जो लॉज ब्रेक किए गए थे वो सॉल्ट एक्ट ब्रेक किया था गांधी जी ने। उसके साथ साथ धरासाना, ये भी मैंने आपको बताया था, धरासना का जो उन्होंने रेड किया था सॉल्ट वर्क्स पे। सो ये जो चीज़ें, उसके चलते गांधी जी का अरेस्ट हुआ था, काफ़ी लीडर्स का अरेस्ट हुआ था और इनको छोड़ दिया गया। और इनको ये कहा गया कि ठीक है भाई साहब, अगर आप चाहते हो कि कुछ ना कुछ समझौता करें हम लोग मिल के, ब्रिटिश आपके लिए कुछ दे, सो हमको एक पैक्ट करना होगा। तो गांधी जी को दिल्ली में लाया गया, वहाँ से जेल से छोड़ के, और उनको रिहा करके दिल्ली में जो लाया गया वहाँ एक पैक्ट साइन किया गया जिसको गांधी आयरविन या फिर दिल्ली पैक्ट कहा जाता है 1931 का। अब सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो पैक्ट था ये आयरविन जो वाइसरॉय है वो और महात्मा गांधी जो है उनके बीच में हुआ था। ये है आयरविन आपको दिख रहा है, दिस इज एमके गांधी। एमके गांधी और इनके बीच में एक पैक्ट हुआ था जिसके चलते कुछ समझौता हुआ था। और समझौता क्या हुआ था, कांग्रेस पार्टी के तरफ से ही गांधी जी का यहाँ पे एक ये था, एक पैक्ट साइन किया गया था। सो मैं आपको ये बता दूं कि आयरविन जो थे वो गवर्नमेंट के तरफ से क्या चीज़ों पे एग्री हुई जो गांधी जी ने डिमांड की थी। सबसे पहले देखते हैं आयरविन कौन सी चीज़ पे एग्री होते हैं। आयरविन कहते हैं कि इमीडिएटली, गांधी ने ये बोला था, गांधी जी ने, कि जो इमीडिएट रिलीज किया जाए पॉलिटिकल प्रिजनर्स का, जो भी हमारे कैदी है, जो लीडर्स को आपने कैद करके रखा है उनको छोड़ दिया जाए। जबकि उन्होंने वायलेंस नहीं किया तो आपने उनको अंदर क्यों रखा है? तो नॉट कन्विक्टेड ऑफ वायलेंस, जो जिन्होंने अहिंसक तरीके से अपना आंदोलन चला रहे थे, तो आपने उनको जो कैद करके रखा है उनको छोड़ दिया जाए। दूसरा ये है कि आपने जब जब भी किसी को जब भी किसी को कोई सजा होती है तो कभी कभी उसको फाइन भी लगाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल 5 साल की कैद और 10,000 रुपए की सजा, 10,000 रुपए का जुर्माना, ऐसा जो होता है। तो इसमें जो फाइन लगाई गई थी कुछ लोगों के ऊपर, अगर वो फाइन आपने कलेक्ट नहीं किए तो वो माफ कर दी जाए, ये भी गांधी जी ने कहा था। गांधी जी और ये लोग क्या करते थे, ब्रिटिश की लोगों की, जो लोग आंदोलन में शामिल होते थे उन लोगों की लैंड्स जो है वो भी कब्जे में ले लेते थे। सो जिन लोगों की लैंड कब्जे में ली थी और अब तक जो किसी को आपने बेची नहीं है ब्रिटिश सरकार, वो सब वापस कर दी जाए, उन लोगों को रिटर्न कर दी जाए। आयरविन बोले ठीक है मैं ये भी कर दूंगा। उसके साथ साथ लीनियंट ट्रीटमेंट की जाए गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, जो गवर्नमेंट के सर्वेंट्स हैं उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट हो। और एक तरह से अगर देखा गया तो गवर्नमेंट के सर्वेंट्स को यहाँ पे अपने अपने सर्विसेज छोड़ के गांधी जी के मूवमेंट में आए थे सिविल डिसोबीडियंस के। सो उनके साथ बहुत बुरी ट्रीटमेंट की जा रही थी जब वो ज्वाइन करेंगे या फिर जब भी वो जेल में आएंगे कि आप हमारे तरफ से थे, हमारे लिए लॉयल थे, अब हमारे खिलाफ हो गए, इनके साथ और सीवियर इनको पनिशमेंट दिया जाए। तो इन सब के साथ एक ट्रीटमेंट अच्छी हो, ये भी कहा गया था जिन्होंने रिजाइन किया है। ये कहा था महात्मा गांधी ने। सो ये चीज़ भी जो आयरविन थे उन्होंने ये चीज़ भी एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद अगर देखोगे तो हमको नमक बनाने का, क्योंकि देखिए दांडी मार्च में आप देखोगे तो दांडी यात्रा की थी महात्मा गांधी ने, जैसे मैं आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ। सो सॉल्ट मार्च मार्च जो हुआ था या दांडी यात्रा जो हुई थी, उसमें सॉल्ट एक्ट को तोड़ा था हमने, और हमने ये चाहा था कि हम लोग टैक्स तो ना भरे, बट हम लोगों को ये अधिकार मिले कि हम अपने यूज के लिए एटलीस्ट नमक बना सकते हैं। सो यहाँ पे सॉल्ट जो है वो कोस्टल विलेजेस जो है, जो समुंदर किनारे पे जो भी विलेजेस बसे हुए हैं, उन लोगों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाए, एटलीस्ट उनके पर्सनल कंजम्पशन के लिए, बेचने के लिए नहीं। उनके बाजू में नमक है, आप उनको नमक नहीं बनाने देते हो। मैं पिछले आपको वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ सॉल्ट एक्ट के बारे में। सो ये पर्सनल कंजम्पशन के लिए अवेलेबल कर दिया जाए। तो आयरविन बोले ठीक है मैं ये भी मानता हूँ। उसके साथ साथ हमको पीसफुल और नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग, धरना करने का एक अधिकार दिया जाए, हमको राइट दिया जाए कि हम पीसफुल और नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग कर सके। तो मैंने आपको बताया था जो विदेशी कपड़े या फिर विदेशी लिकर जो होती है उसके
उसके जो शॉप्स होते हैं उसके सामने धरना था लगाते थे, उसके सामने पिकेटिंग की जाती थी। सो ये भी करने का अधिकार मिला। अरविंद बोले ठीक है मैं ये अधिकार भी दूंगा। उसके साथ साथ जो इमरजेंसी ऑर्डिनेंसेस ब्रिटिश सरकार ने लगाए हुए हैं इंडिया में, उन सबको निकाल लिया जाए। इमरजेंसी ऑर्डिनेंसेस कैसे लगते हैं आपको पता है, जब इमरजेंसी लगा दी जाती है तो आपके राइट्स वाइट्स सब जितनी भी चीज़ें वो सब निकाल दी जाती है और गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकती है। तो ये चीज़ें बहुत सारे जगह पे लगाए थे क्योंकि सीडीएम के चलते, अगर आप देखोगे तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के चलते काफ़ी जगह पे हिंसा हो रही थी और इस हिंसा को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लगा दिए थे। और इमरजेंसी, अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है तो आपको पता है ऑर्डिनेंस क्या होता है। ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश। उस वक्त वाइसरॉय के पास पावर था ऑर्डिनेंसेस जारी करने का और वाइसरॉय ने यहाँ पे ऑर्डिनेंसेस जारी किए थे। सो ये जो ऑर्डिनेंसेस है इनको निकाल दिया जाए, इनको विड्रॉ कर दिया जाए और नॉर्मल सिचुएशन में लाया जाए, यही कहा था गांधी जी ने और आयरविन ने ये चीजें भी एक्सेप्ट कर ली। अब कुछ डिमांड आयरविन की भी थी जो गांधी जी ने एक्सेप्ट की थी। वो कौन सी डिमांड थी देख लेते हैं। तो गांधी थे वो, उन्होंने ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस दो चीजें एग्री की थी। पहला ये था कि टू सस्पेंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उन्होंने कहा था आयरविन ने कि कुछ टाइम के लिए आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रोक ले और आप हमारे जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाला है, जो कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें कांग्रेस को पार्टिसिपेट करना होगा। देखिए ब्रिटिश को महत्व पता चल चुका था कांग्रेस के पार्टिसिपेट कराने का। सो ये चीज हो गई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आप पार्टिसिपेट कीजिए और तब तक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोक दीजिए। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था। उसके बाद जब गांधी लौटे तो उन्होंने फिर से रिज्यूम किया था अपने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसकी उसको। सो ये सब चीज़ें हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। सो यहाँ पे यही हुआ कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है उसको अटेंड करने को कहा गया था और गांधी जी ने एक्सेप्ट कर लिया था आयरविन पैक्ट पे। वाइस रॉय जो थे उन्होंने, गांधी जी ने और दो डिमांड्स रखी थी जिसको वाइस रॉय ने एक्सेप्ट नहीं किया था। पहली डिमांड ये थी कि पब्लिक इंक्वायरी किया जाए, जो भी पुलिस के एक्सेसेस है, यानी पुलिस वाले जो भी चीज़ें करते हैं उसमें पब्लिक इंक्वायरी की जाए। ऐसा नहीं कि छुप छुप के आप सीक्रेटली कुछ भी इंक्वायरी कर रहे हो, पुलिस वाले जो भी चीज़ें कर रहे हो उस पर, तो नहीं, पब्लिकली इंक्वायरी हो और पब्लिक को भी समझे कि पुलिस वाले किस तरह से काम कर रहे हैं और पुलिस वालों ने क्या क्या किया अब तक। ये चीज़ जो थी वाइसराय बोले ये तो नहीं हो सकता। दूसरा ये डिमांड की गई थी भगत सिंह और उनके जो भी दो कॉमरेड्स है, जैसे कि आप देखोगे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनकी जो फांसी है उसे उम्र कैद में बदल दिया जाए। और वाइसराय जो थे इन्होंने ये भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं की। आप देखते हो कि आपने जब रिवॉल्यूशनरी फेज़ 1 और फेज़ 2 पढ़ा, उसमें फेज़ 2 में आपने देखा कि 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी, इन तीनों को। सो ये जो फांसी दी गई थी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, ये ब्रिटिश ने कुछ टाइम पहले ही दे दी थी। ये भी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे गांधी जी ने डिमांड रखी थी बट ये डिमांड को वाइसरॉय ने पूरा नहीं किया। आखिरकार ये जो एक्ट था, ये जो पैक्ट था, इसे साइन कर दिया गया और इसे कहा जाता है गांधी आयरविन पैक्ट या फिर इसको दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है 1931 का। ये साइन होने के बाद अब कांग्रेस रेडी था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। अब बारी थी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, अब होने वाला था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था वो सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक चला। अगर हम देखेंगे इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन किए थे, तो इसमें खुद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे राम से मैकडोनल्ड, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इंडियन प्रिंसली स्टेट आए थे, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी, रंगस्वामी अयंगर और मदन मोहन मालवीय, ये तीन लोग गए थे। मुस्लिम्स की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, उनके साथ साथ मोहम्मद इकबाल, ये सब गए थे। हिंदूज की तरफ से एम आर जयकर, मुंजे, ये सब गए थे जो पिछले बार मैंने नाम बताया। डिप्रेस क्लासेस की तरफ से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गए थे। वुमेन की तरफ से सरोजिनी नायडू और काफ़ी सारी और भी लीडर्स गए थे। उनके अलावा लिबरल, जस्टिस पार्टी, सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, पारसीज, यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस, इंडस्ट्री, लेबर, लैंडलॉर्ड, बर्मा, सिंध एंड अदर प्रोविंस, जो कि फर्स्ट में गए थे वो भी सेकेंड में भी गए थे, थर्ड में भी ये सब गए थे, बस इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं गया था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सो सभी लोग जो गए थे वो कॉमन ही है तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ के। सिर्फ जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसको अटेंड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, क्योंकि गांधी आयरविन पैक्ट यहाँ पे साइन कर दिया गया था। उसके साथ साथ मैं आपको इसके बीच में एक चीज बता देता, एक सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और ये जो सेशन था ना, इसी सेशन में अगर आप देखोगे, सो यही वो सेशन था जिसका नाम है कराची
कांग्रेस सेशन जो मार्च 1931 में हुआ था, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा हुआ ये मुझे याद आ गया टाइम पे, मैं भूलने वाला था ये। सो ये जो सेशन है, ये सेशन में आपको ये याद रखना है कि जो दिल्ली पैक्ट है या फिर जिसको आप गांधी-आयरन पैक्ट होता है, उसको यहाँ पे एंडोर्स किया गया था, इसको यहाँ एक्सेप्ट कर लिया गया था बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस गया था इस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ओके? सो ये छोटी-सी चीज़ याद रख लीजिएगा। उसके बाद जो इश्यूज़ है, ये क्या डिस्कस किए गए थे, पार्टिसिपेंट्स कौन-कौन है, हमने देख लिए फर्स्ट सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के। इसके बाद क्या इश्यू हुआ था, ये देख लेते हैं। तो इश्यूज़ जो डिस्कस किए गए थे, वो ये थे कि 2 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस बनाए जाएँगे, एनडब्ल्यूएफपी और सिंध। पहले इसमें भी ये डिस्कस किया था, बट ये पूरा नहीं हो पाया क्योंकि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस का पार्टिसिपेशन नहीं था। सेकंड इसमें ये कहा गया कि एक इंडियन कंसल्टेटिव कमिटी बनाई जाएगी, जिसमें तो ये जो कंसल्टेटिव कमिटी होती है, ये किस चीज़ के लिए? तो कंसल्टेटिव आपको नाम से ही पता चल रहा है, कुछ कंसल्ट करने के लिए बनाई जाती है। सो जितने भी डिस्कशंस है जो गवर्नमेंट और मेंबर ऑफ जो गवर्नमेंट और जो पार्लियामेंट है उनके बीच किए जाते हैं, यानी कोई लॉ बनाना है, क्या चेंजेस लाना है, तो इन कमिटीज़ को कंसल्ट किया जाता है। ऐसी कुछ कमिटी बनाई जाएगी, इंडियन कंसल्टेटिव कमिटी। उसके साथ-साथ 3 एक्सपर्ट कमिटीज़ बनाई जाएगी, एक होगी फाइनेंस पे, एक होगी फ्रेंचाइज़ी पे और एक होगी स्टेट पे। फाइनेंस पे इसीलिए कि इंडिया का जो फाइनेंस है वो किस तरह से होगा, ये आर्थिक अर्थव्यवस्था और ये सब जो चलता है ना हमारा, सो फाइनेंस किस तरह से होगा ये यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा। वित्त उसके साथ-साथ यहाँ पे जो फ्रेंचाइज़ी है यानी वोटिंग जो है वो किस-किस को अधिकार मिलने चाहिए उसको लेके, वोटिंग को लेके। और जो तीसरी चीज़ यहाँ पे आपको दिख रही है, वो है स्टेट्स को लेके, यानी स्टेट्स जो बनाए जाएँगे वो किस तरह से बनाए जाएँगे, किस आधार पे बनाए जाएँगे। ये चीज़ों के लिए 3 और कमिटीज़ बनाई जाएगी, ये एक और डिसीजन लिया गया था इस सेशन में। और ब्रिटिश जो थे उन्होंने एक और हमको एक गिफ्ट दिया था, वो था कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड जो था ये सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ इंक्लूडिंग डिप्रेस्ड क्लासेस। सो एक तरह से ये इंडिया को डिवाइड एंड रूल की ही बात समझ लीजिए, क्योंकि एक अगर आप देखोगे तो जो कम्युनल अवार्ड होता है वहाँ पे जो लीडर कंटेस्ट करने वाला है, जितनी पॉपुलेशन है उनमें से जो उसके कम्युनिटी के लीडर लोग हैं, वही उसको वोट कर सकते हैं। बाकी ये लोग इनको तो वोटिंग का अधिकार ही नहीं होता है। सो ये एक तरह से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी होती है। तो ये ब्रिटिश ने हमको दे दिया, कम्युनल अवार्ड दे दिया। इसके पहले भी दिया था, बट अभी तो एक रिलीजन में ही डिप्रेस्ड क्लासेस को भी यहाँ पे देने का ब्रिटिश ने तय कर लिया, जिसको कम्युनल अवार्ड कहते हैं। हम आगे इसको स्टडी करने वाले। अब हम देखते हैं कि इससे आउटकम क्या निकल के आए। तो सबसे पहले आउटकम देखने के लिए हम ये देखेंगे कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो पूरी तरह फेलियर रहा, क्योंकि हमारा ये इच्छा थी कि हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब जाएँगे तो हमें फ्रीडम की कुछ बातें की जाएगी। अब हमारा जो गोल है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, पूर्ण स्वराज है या इंडिपेंडेंस की कुछ बातें की जाएगी। सो स्वराज्य की भी नहीं की गई, पूर्ण स्वराज्य की भी नहीं की गई, हमारा आना-जाना थोड़ा-सा व्यर्थ हो गया, ये चीज़ें वेस्ट हो गई। सो यहाँ पे ये फेल्योर रह गया। उसके साथ-साथ इन दिस कॉन्फ्रेंस गांधी एंड अंबेडकर डिफर्ड इन ऑन द इश्यू ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, या गांधी जी के और अंबेडकर जी के दोनों के विचारों में थोड़ा-सा एक ये आ गया, मतभेद आ गया डिप्रेस्ड क्लासेस के इलेक्टोरेट्स को लेके, जो दलित के इलेक्टोरेट को लेके, सेपरेट इलेक्टोरेट। गांधी जी जो थे ही वाज अगेंस्ट ट्रीटिंग डिप्रेस्ड क्लासेस एज सेपरेट फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी। वो ये कहते थे कि हिंदू कम्युनिटी से जो दलित है या फिर जो डिप्रेस्ड क्लासेस है उन्हें अलग रखना ठीक नहीं है, उनको भी हिंदू में ही रखना चाहिए, तो सभी लोग हिंदू में रहेंगे। तो ये अगर आप सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे हैं तो एक हिंदुइज्म या फिर एक रिलीजन को ब्रिटिश तोड़ के डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाना चाह रही है, जो कि देश के लिए ठीक नहीं होगा, देश के यूनिटी को ठेस पहुंचेगी। सो गांधी वाज अगेंस्ट इट। सो ये जो इशू था जो अंबेडकर एंड गांधी के बीच में चला, इट वाज रिजॉल्व्ड एट द पूना पैक्ट इन 1932। सो पूना पैक्ट क्या है ये अभी हमें स्टडी करना होगा। सो यहाँ पे पूना पैक्ट हो गया। जब गांधी जी वापस आते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से इंडिया में, सो गांधी जी रिज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब रिज्यूम किया जाता है तो बाद में आगे नहीं चल पाता है, क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो बहुत सीवियर रिप्रेशन कर रहे थे, बहुत बुरी तरह से इसको खत्म कर दिया गया था, लोगों को मार दिया गया था, मारा गया था, लोगों को कैद किया गया था, और ये गांधी जी को पीछे लेना पड़ा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसके उसके बाद गांधी जी को जेल में डाल दिया गया, गांधी जी को कैद कर लिया गया और गांधी जी को येरवड़ा जेल, जो कि पूना में है, वहां डाल दिया गया। जब गांधी जी पूना में थे तो वहां पे एक पैक्ट होने वाला था जिसका नाम था पूना पैक्ट, जिसको पूना करार भी कहा जाता है। सो पूना पैक्ट को अभी हम स्टडी करने वाले। तो आइए पूना पैक्ट को स्टडी करते वक्त हम सबसे पहले उसका बैकग्राउंड स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, इन दोनों की आप तस्वीर यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे अम्बेडकर जी की आप एक और तस्वीर देख सकते हैं, जो यहाँ पूना पैक्ट में विजिट कर रहे हैं, जो येरवड़ा जेल है उसको विजिट किया जा रहा है फॉर पूना पैक्ट। सो इस तरह से ये पूना पैक्ट होने वाला है। तो पूना पैक्ट का थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो बैकग्राउंड में आपको ये बता दूं कि कम्युनल अवार्ड क्या होता है ये जान लेते हैं। ऑन अगस्त 16 1932
ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे जिनका नाम था रामसे मैकडोनल्ड। रामसे मैकडोनल्ड जो था जो थे उन्होंने कम्युनल अवार्ड देने का सोच लिया। कम्युनल अवार्ड इज नथिंग बट अ सेपरेट इलेक्टोरेट, एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। तो किन को देंगे यहाँ पे सेपरेट इलेक्टर? तो यहाँ दिया जाएगा मुस्लिम्स को, यूरोपियंस को, सिख, एंग्लो इंडियंस और इंडियन बेस्ड क्रिश्चियंस को, इंक्लूडिंग डिप्रेस्ड क्लासेस को भी। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हिंदुइज्म में ही डिप्रेस्ड क्लासेस को भी यहाँ पे तोड़ के उनको भी दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ था कम्युनल अवार्ड में, जो कि एक तरह से यूनिटी पे एक अटैक था ब्रिटिश ने जो किया था। और अगर आप देखोगे तो मुस्लिम्स, यूरोपियन, सिख, एंग्लो इंडियंस और इंडियन बेस्ड क्रिश्चियंस, इन सबको दिया जाएगा। महात्मा गांधी was bitterly opposed to the communal award as it was effort of British Empire to divide people into number of special interest groups and to weaken the national movement। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, है ना। तो गांधी जी ये मानते थे कि ये डिवाइड करने की पॉलिसी है, और जो हमारी नेशनल मूवमेंट चल रही है जिसमें हम लोगों को एक लाके ये नेशनल मूवमेंट जो चला रहे हैं इसको खत्म करने की कोशिश है, एक ही रिलीजन में दरारें डाली जा रही है, सो इसको तो मैं अपोज करता हूं। ये महात्मा गांधी ने क्लियरली अपना व्यू बता दिया। इनिशियली जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे वॉज इन फेवर ऑफ द अवार्ड। उनके तरह से, उनके हिसाब से ये था कि ये एक ही पॉलिटिकल सॉल्यूशन है, सेपरेट इलेक्टोरेट। इसी से जो अपलिफ्टमेंट है डिप्रेस क्लासेस का या दलित का वो हो सकता है, अदरवाइज दलित के साथ जो ट्रीटमेंट पहले होती थी वैसी ट्रीटमेंट होती रहेगी। अगर दलित जो होते हैं या फिर जो डिप्रेस क्लासेस होते हैं उनको अगर इस तरह से राइट दिया जाए सेपरेट इलेक्टोरेट का तो उनका डेवलपमेंट होगा, ऐसे इनिशियली अम्बेडकर जो थे वो मानते थे। बट आफ्टर द सीरीज ऑफ नेगोशिएशन बहुत ज़्यादा बातचीत हुई फिर अम्बेडकर और गांधी में। सो गांधी जी और अम्बेडकर जी में यहाँ पे बहुत सारी बातचीत हुई और उस पर ये सॉल्यूशन निकला जिसको कहा जाता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट जो था उसमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसको कैंसिल कर दिया गया डिप्रेस क्लासेस का, और इस पे दोनों जो लीडर्स थे ये राजी हो गए, अम्बेडकर जी और गांधी जी। तो हम देखते हैं अभी क्या था इस पूना पैक्ट में। सो ये जो पैक्ट था ये साइन किया गया था बिटवीन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की तरफ से इसको साइन किया गया था और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इन्हें साइन किया था ऑन बिहाफ ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस। एज अ डिप्रेस्ड क्लासेस के लीडर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसे साइन करते ऑन 24 सितंबर 1932। ऐसा भी कहा जाता है जो मालविया थे उन्होंने गांधी जी ऑन बिहाफ ऑफ गांधी ये पैक्ट साइन किया था। तो ओके, वो सब हमारे इसका इशू नहीं है, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन ये आएगा कि पूना पैक्ट में क्या हुआ। सो पूना पैक्ट जो है इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की जो आइडिया थी फॉर डिप्रेस क्लासेस ये कैंसिल कर दी गई। उसके जगह जो चीज़ बताई गई वो थी रिजर्वेशन। यहाँ पे डिप्रेस क्लासेस के जो रिजर्वेशन थे उनको बढ़ा दिया गया। जो पहले 71 हुआ करते थे उनको 147 कर दिया प्रोविंसेस में यानी प्रांतों में, यानी 147 तक रिजर्वेशन। जितने भी टोटल जितने भी मेंबर्स है उसमें से 147 मेंबर जो है वो रिजर्व सीट्स रहेंगी फॉर डिप्रेस क्लासेस, रिजर्वेशन होंगे। उसके साथ साथ 18% रिजर्वेशन मिलेंगे टोटल जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है उसमें। सो ये एक तरह से देखेंगे तो ये दो चीज़ें यहाँ पे मिली थी, रिजर्वेशंस मिले थे जिसके चलते दोनों लीडर के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था जिसका नाम था द पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट साइन जो हुआ था वो अंबेडकर एंड गांधी जी के बीच में हुआ था। तो इस तरह से पूना पैक्ट ये येरवड़ा जेल में साइन किया गया था, इसीलिए ही इसको पूना पैक्ट कहा जाता है। सो मैंने आपको यहाँ पे तस्वीर दिखाई है पूना पैक्ट की, इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद जो हम आगे स्टडी करने वाले हैं वो आखिरी और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को स्टडी करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की एक पिक्चर बता देता हूँ। ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की पिक्चर है जिसमें आपको गांधी जी दिख रहे हैं, यहाँ पे मालवीय जी दिख रहे हैं। तो यहाँ गांधी जी जो है ये इसमें मौजूद थे, उनके साथ साथ अम्बेडकर जी भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। सो ये पिक्चर बहुत ही एक रेयर पिक्चर है जिसमें सभी लीडर्स आपको देखने मिल रहे हैं इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। सो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था जो इंग्लैंड में, इसको सबने अटेंड किया था। उसके बाद अभी हम आने वाले हैं थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो कि हुआ था 1932 में। नवंबर 1932 से लेकर दिसंबर 1932 तक ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चला था जिसे थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और लेबर पार्टी जो थे इन्होंने इसको अटेंड नहीं किया था। उन्होंने डिसाइड किया था कि विल नॉट अटेंड दिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्योंकि हमारी जो डिमांड है वो पूरी नहीं की जा रही है, तो हम इसको अटेंड नहीं करेंगे। और एक तरह से ब्रिटिश उसके इंडियन नेशनल कांग्रेस के खिलाफ पूरी तरह यहाँ पे चल रहे थे क्योंकि बहुत बड़ी तरह से मूवमेंट एक चलाई जा रही थी और कांग्रेस को यहाँ पे इलीगल, कांग्रेस को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया था, एक इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था, ये भी आपको पता है। तो यहाँ पे उनको वैसे बुलाया भी नहीं गया और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिसाइड भी किया था कि हम अटेंड भी नहीं करेंगे। उनके साथ साथ जिन्होंने अटेंड किए थे वो वही लोग जो मैंने पहले आपको बताया, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, मुस्लिम, डिप्रेस्ड क्लासेस, वुमेन, यूरोपियन, एंग्लो इंडियंस एंड लेबर ग्रुप्स। जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में कॉमन लोग हैं वो पूरे इसमें थे ही, बट इंडियन नेशनल कांग्रेस एक
जो है वो यहाँ पे आपको मौजूद नहीं दिखती, उसके साथ साथ लेबर पार्टी भी यहाँ नहीं आई। आउटकम क्या निकला? तो बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की यहाँ पे अब्सेंस था। तो रिकमेंडेशन जो है कॉन्फ्रेंस के वर पब्लिश्ड इन व्हाइट पेपर, एक व्हाइट पेपर है उसमें पब्लिश किया गया था 1933। ओके, सो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि व्हाइट पेपर क्या होता है, तो मैं क्लियर कर दूं कि व्हाइट व्हाइट पेपर में यानी एक गवर्नमेंट की रिपोर्ट होती है। गवर्नमेंट की ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें क्या प्रपोजल्स है और क्या गवर्नमेंट करने वाली, वो सब चीज़ें चीज़ें उसमें लिखी जाती है। ऐसा एक व्हाइट पेपर होता है। सो गवर्नमेंट क्या क्या करने वाली वो लिखा जाता है। तो ये पब्लिश किया गया था, ये कॉन्फ्रेंस के जो जो रिकमेंडेशन थे वो, कि ये सब किया जाएगा। और ये जो होता है ये फिर बाद में डिस्कस किया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और उसके लिए कोई लॉज बनाए जाते हैं पार्लियामेंट के थ्रू। सो ये व्हाइट पेपर था, इसमें ये डाला गया, ये इसके जो जो रिकमेंडेशन थे ये कॉन्फ्रेंस के, और ये पूरी जो चीज़ें थी ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिस्कस की गई। उसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि रिकमेंडेशन वर एनालाइज्ड, और यही रिकमेंडेशन के चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो पास किया गया था ऑन इट्स बेसिस, है ना। तो यहाँ पे जो जो कॉन्फ्रेंस में जो चीज़ें कही गई उसको व्हाइट पेपर में लिखा गया, व्हाइट पेपर को फिर यहाँ पे पार्लियामेंट में डिस्कस कर लिया गया, डिस्कस होने के बाद एनालाइज करके एक नया एक्ट बनाया गया जिसको 1935 का एक्ट कहा जाता है। सो इस तरह से ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये बहुत ही मुख्य भूमिकाएं यहाँ पे निभाते हैं। सो यहाँ पे हमने जो चीज़ें स्टडी की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहा जाता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। गांधी आयरविन पैक्ट और पूना पैक्ट, ये तीनों टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसे अच्छे से स्टडी कीजिए, अच्छे से पढ़िए, और आपको ये स्कोर कराएंगे एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। ओके, सो अब हम देखने वाले हैं मेक एमसीक्यू चैलेंज में जो क्वेश्चंस हमको हमें भेजे थे वो सब अभी हम डिस्कस करने वाले हैं और उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो आज के हमें जो क्वेश्चन भेजे थे वो भेजे थे स्नेहल जी ने, पूजा जी ने, अक्षत जी ने और बिनीता विश्वास जी ने। सो इन सब के अभी हम देखते हैं क्या इन्होंने क्वेश्चंस भेजे। तो एक बार मैं आपको बता दूं कि मेक एमसीक्यू चैलेंज मेरा नया इनिशिएटिव है, जिसमें आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पोस्ट करने कमेंट सेक्शन में अगला लेक्चर आने के पहले। और जो अगला लेक्चर होगा इसमें मैं ये आपके जो एमसीक्यू होंगे ये आपके नाम के साथ पब्लिश करूंगा, ताकि आपके प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चन बनाने की और क्वेश्चन सॉल्व करने की भी, और उसके साथ साथ सभी को आपकी हेल्प मिल जाए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और दांडी मार्च इस लेक्चर से होने वाले हैं। जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है मैं हर बार उनको बोल रहा हूँ कि इस लेक्चर को देख ले, उसके के बाद आप ये भी लेक्चर समझेंगे और क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर पाएंगे। आज क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा है जिसके कारण मैं फास्ट पढ़ने वाला हूँ। सो आप ध्यान लगा के रखेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे पूरा और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्नेहल जी ने हमें भेजा है, वो ये है, who compare Gandhi's Dandi March from legendary journey to Sri Rama to Lanka? बहुत अच्छा क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय या मोतीलाल नेहरू? बहुत अच्छा क्वेश्चन। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन स्नेहल जी ने एक और भेजा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज नॉट स्टार्टेड बाय गांधी जी? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट? एक और अच्छा क्वेश्चन। उसके बाद एक और क्वेश्चन स्नेहल जी ने जो भेजा है, गांधीज इंस्पिरेशन फॉर सिविल डिसोबीडियंस केम फ्रॉम राइटिंग ऑफ हेनरी डेविड थोरू, डेविड रिकार्डो, बेट्रैंड रसेल? ओके। उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है वो हमें भेजा है बिनीता बिस्वास जी ने। बिनीता बिस्वास जी ने जो क्वेश्चन भेजा है वो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ खुदाई खिदमतगार? खान अब्दुल गफ्फार खान, कृष्ण पिल्लई, केलप्पन या फिर राजगोपालाचारी? बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन बिनीता जी ने हमें भेजा, हाउ मेनी किलोमीटर्स कवर्ड बाय एम के गांधी ड्यूरिंग दांडी मार्च? 200 माइल्स, 240 माइल्स, 250 माइल्स, 260 माइल्स? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन बिनीता जी द्वारा, द सॉल्ट सत्याग्रह वुड बिगिन ऑन 12 मार्च and end in Dandi with Gandhi breaking the SALT Act on 6 April, 12th April, 21st April, 19th April? बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक और, उसके बाद एक और क्वेश्चन बिनीता जी द्वारा, द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड बिफोर दांडी मार्च, गांधी आयरविन पैक्ट, द फेल्योर ऑफ क्रिप्स मिशन, द एडॉप्शन ऑफ रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग पूर्ण स्वराज एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस? बहुत खूब बिनीता जी। एक और बिनीता जी ने जो क्वेश्चन भेजा वो ये है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इज एक्टिव प्रोफेस्ड refusal to obey certain laws, demand or commands of the government or of an occupying international power and also known as non-violent resistance, tax resistance, गफ्फार या नमक? बहुत अच्छा क्वेश्चन विनीता जी द्वारा। तो बहुत बहुत शुक्रिया विनीता जी और स्नेहल जी आप दोनों का। अब हम जो अगले क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है पूजा भारद्वाज जी ने जो हमें भेजे। पूजा भारद्वाज जी का 9th जो क्वेश्चन भेजा है वो उन्होंने भेजा हुआ है, इन विच सेशन 26 जनवरी 1930 वाज फिक्स्ड एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे? सूरत सेशन, लखनऊ सेशन, उसके साथ साथ लाहौर कांग्रेस सेशन या कलकत्ता सेशन? बहुत खूब पूजा जी। पूजा जी ने एक और क्वेश्चन भेजा है, द एक्ट विच गेव ब्रिटिश मोनोपोली और प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट एंड अथॉरिटी टू इम्पोज अ सॉल्ट टैक्स? इंडियन सॉल्ट ड्यूटीज एक्ट 1908, सॉल्ट एक्ट 1882,
ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्ट एक्ट 1879 या नन ऑफ द अबव? बहुत खूब पूजा जी। एक और क्वेश्चन पूजा जी द्वारा, चूज द नेशनलिस्ट टू कंपोज नेशनल प्लेज विच as read out all over India on 26 January 1930 in local language. मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नन ऑफ द अबव? बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी आपका, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन हमें भेजे। उसके बाद जो अगले क्वेश्चन हमें भेजे है वो अक्षत चौधरी जी ने भेजे। अक्षत चौधरी जी ने फर्स्ट क्वेश्चन भेजा है कि फ्रंटियर गांधी किन्हें कहा जाता है? गफ्फार खान, खुदाई खिदमतगार, खान बहादुर खान, या फिर नन ऑफ दिस? बहुत अच्छा क्वेश्चन अक्षत जी। अक्षत जी द्वारा एक और क्वेश्चन, दांडी मार्च जो है उस वक्त वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कनिंगम, लॉर्ड आयरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या फिर लॉर्ड वेलिंगटन? बहुत खूब अक्षत जी। अक्षत जी द्वारा एक और क्वेश्चन, एसर्शन और रीजन वाला। एसर्शन ये है कि गांधी वॉज अरेस्टेड ऑन May 1930। रीजन ये है कि धरासना सॉल्ट वर्क लेड बाय सरोजिनी नायडू। Both A and R are true and R is correct explanation of A. Both A and R are true but R is not correct explanation of A. Both A and R are false or none of the above. बहुत खूब अक्षत जी। अक्षत जी ने एक और क्वेश्चन भेजा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट Lahore session? It was held on December 1930. Complete independence became goal of INC. 26 January 1930 celebrated as Swarajya Day. Gandhiji gave 11 demands and deadline was 31st January 1930. 1 A, B, C and D. Second option is A, B and C. Third option is A and B. And fourth option is only A. उसके बाद एक और क्वेश्चन जो हमें भेजा है अक्षत जी ने वो, और ये आखिरी क्वेश्चन है इस पिछले लेक्चर का, वो ये है कि असर्शन में लिखा हुआ है, in Calcutta session 1920, Gandhiji decided to launch civil disobedience movement after 1 year. Reason was under pressure of younger leaders of INC like Jawaharlal Nehru, etc. Both A and R are true and R is correct explanation of A. Both A and R are false but R is wrong explanation of A. Both A and R are false, none of this. बहुत खूब अक्षत जी, तो आप सब ने हमें बहुत अच्छे क्वेश्चन भेजे और आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। स्नेहल जी, पूजा जी, अक्षत जी और विनीता जी, जो आपने हमारी आज एमसीक्यू की प्रैक्टिस करा के लिए। तो मैं आपको एक और सजेशन दूंगा आप सब लोगों को, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको, कि जो मैंने ये क्वेश्चंस जो पढ़े हैं आपके सामने, ये क्वेश्चंस को आप लोग वीडियो पॉज कर करके इसको पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि मैंने फास्ट पढ़ा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे। सो इसी तरह आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे मेरे यूट्यूब चैनल को। उसके साथ साथ मुझे फेसबुक पे लाइक करेंगे मेरे पेजेस श्रेयस बड़े इंटरप्रिटेशन के, ताकि आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आपके लाइक्स कम आते हैं, आपके व्यूज रहते हैं बट लाइक्स कम आते हैं, तो व्यूज के साथ साथ लाइक भी होने चाहिए आपके, तभी मुझे और बनाने में इंस्पिरेशन मिलता है। मैं हर बार आपको ये बताता हूँ। उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, श्रेयस बढ़िया द पीस लॉरियर हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, एंड shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे से पढ़ाई करें और आप स्मार्ट वर्क करें, और जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी उनका आप हर बार रिवीजन करते रहे। इसी उम्मीद के साथ मैं श्रेयस बड़ी आपसे अगले वीडियो लेक्चर में मिलूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका दिन शुभ हो।